नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 सितंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक बात मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जो मैं प्रश्न आपको देता हूं वीडियो के अंत में, उसका उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट में दिया करें। मैंने कई बार आपको इस बात को समझाया है कि जो मैं प्रश्न देता हूं हो सकता है सेम वही हूबहू प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ ले और आपने उस प्रश्न को इग्नोर करके उसका उत्तर नहीं दिया था, हो सकता है आप उस प्रश्न को गलत कर जाओ। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। लगभग जो है 24-25 दिन क्लासेस आपकी होती है करंट अफेयर्स की। 24-25 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए और इतने ही क्वेश्चन आपके मेंस के बन गए भाई साहब। अब आप सोचो कि अगर आपने इतने प्रश्नों का मुख्य परीक्षा में अगर आपने प्रश्न की प्रैक्टिस कर ली, आपने आरओ के लिए प्रैक्टिस कर ली, प्री के लिए, विशेष के लिए कर ली, तो ये अपने आप में क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट करेगा। इसके अलावा जो मैं आपको टास्क देता रहता हूं बीच बीच में, आप लोग प्लीज उसकी भी कोशिश क्या करिए कि उस टास्क को आप लोग क्या करिए, कंप्लीट कर लिया करिए। क्योंकि क्या होगा कि जो जो मैं बिंदु को आपको बताता हूं उन बिंदु पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय के बाद आपके लगभग जीएस के टॉपिक के साथ साथ, मतलब करंट तो रेडी हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में जीएस के एक बहुत बड़े जो है स्तर पर जो है आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज आप इन सारी बातों को माना करो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप 15-20 दिन 25 दिन आप मेरे वीडियो को देखें, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो मेरे पर भरोसा रखें, मेरे पर विश्वास रखें, यकीन रखें मेरे पर। आप खुद ये एनालिसिस कर पाओगे अपने आप कि आप में कितना ज्यादा निखार आ गया, यानी कि आपकी जो स्टडी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी इनहांस हो गई। ओके, तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग जो है कल के वीडियो का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, रिवीजन के लिए भी मैं हर दिन आपको यही कहता हूं कि भाई साहब भले ही पढ़ाई आप कम करिए लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपको जो चीजें क्या रहें, रिकॉल हो सके। ओके, देखो पहला क्या है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। इसी से संबंधित हमने दो व्यक्तियों के नाम भी आपको बताए थे। मैंने कहा था सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इन्होंने पहली बार यहीं पे तिरंगा फहराया था, तो सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका संबंध भी कहां है, इसी से पोर्ट ब्लेयर से ही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा वहां के संसद को भंग करने के पश्चात दोबारा चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है? तो सेनेगल है। अच्छा, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर का क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 11 सितंबर 2024 को ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? रूस में किया गया। याद रखिएगा इसको। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने वर्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया है? तो 2028-29 तक के लिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के बारे में हमने आपको कल डिटेल्स में समझाया हुआ था कि अलग अलग तीनों फेज में कब कब क्या क्या चीजें हुई हैं। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा दरअसल ऐसा निर्णय लिया गया है, और कल हमने आपको ऑपरेशन पोलो के बारे में भी बताया था। हाल ही में भारत द्वारा कहां पर G20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया गया भारत द्वारा? तो वो ब्राजील में दरअसल भाग लिया गया है। इसके अलावा हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का बेसिकली आयोजन कहां पर किया गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये बेसिकली नई दिल्ली में दरअसल क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। और अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑस्मोसिस है, इस ऑस्मोसिस के जो भी अलग अलग जो एग्जांपल्स हैं उनको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको उदाहरण वाले प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में सरफेस टेंशन यानी कि जो पृष्ठ तनाव का जो चैप्टर है वहां से प्रश्न कई बार पूछा आता है। ठीक है, कई बार आपको कई बार आपके चैप्टर में जो जितने भी एग्जाम्पल वाले प्रश्न होते हैं वो फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। सदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, ठीक है, लेंस में जो है कौन कौन से लेंस,
जो आप नॉर्मल उत्तर और अवतल लेंस देखते होंगे, ठीक है, दर्पण में भी ठीक इसी प्रकार से आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, ऊष्मा के चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को तैयार कर लीजिएगा। ये भौतिक विज्ञान के क्या है, बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप रेडी कर लीजिएगा अच्छे से। यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ये नहीं कि पूरी फिजिक्स पलटते चले जा रहे हो, एकदम से घुसे जा रहे हो, उसमें नहीं करना है। डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला सिस्टम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसको क्या कहते हैं, डायनेमो क्या होती है, बैटरी क्या होती है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है अपने जो है फिजिक्स वाले जो है सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वेविका चक्रवात किस देश में तबाही मचाई। अच्छा, इसका नाम कहीं कहीं पर बेम्बिका करके समथिंग है, वेविका भी करके है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली फिलीपींस में दरअसल इसने क्या किया, अभी हाल ही में तबाही मचाई है बहुत ज्यादा। और चक्रवात के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, और अन्य चक्रवात जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो कौन कौन से होते हैं। प्रति चक्रवात में क्या होता है, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब कहां होता है। मैंने आपको 2-3 लेक्चर में मैंने चक्रवात को, साइक्लोन को समझाया है। चक्रवात से संबंधित प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, साथ ही साथ में आपके प्री परीक्षा में पूछा जाता है। तो साइक्लोन को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो अपने टास्क वाली जो कॉपी होगी वहां पर, उस टास्क वाली कॉपी में आप लोग क्या करिएगा, साइक्लोन के टॉपिक को क्या करना है आपको भाई साहब, रेडी कर लेना है। क्या करना है, रेडी, साइक्लोन को, CYCLON, साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन प्रश्न पूछता है भाई साहब, ठीक है, याद रखना। और किस देश में तूफान को क्या नाम देते हैं, विली विली कहां बोलते हैं, टाइफून कहां पर बोलते हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। तो अलग अलग देशों में उस तूफान को क्या क्या बोला जाता है वो आपको रेडी कर लेना है, ओके। भूगोल वाले सब्जेक्ट में पूछा जाता है प्रश्न। तो पहला लाइन वही सेम एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या है, एक देश है, राजधानी फिलीपींस की मनीला है, करेंसी क्या है, फिलीपींस पेसो है, और जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, बैंगबोंग मार्कोस हैं। इसको भी आप लोग रेडी रखिएगा, ओके। कई बार क्या होता है, देश जब चर्चाओं में रहता है तो वहां के राष्ट्रपति के बारे में या वहां की करेंसी के बारे में या वहां की प्रमुख नदियां या वहां के प्रमुख अन्य जो स्थल होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। फिर आप हक्का बक्का रहते हो कि अरे यार ऐसे कैसे पूछ लेता है, हाँ बताता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं, मैं बार बार कहता हूं, जो भी चीजें चर्चाओं में रहा करें उसी से संबंधित जो भी जानकारी आप इकट्ठा कर पाते हो करंट अफेयर्स में, कोशिश क्या करो कि उसको इकट्ठा कर लिया करो ठीक प्रकार से करंट, तभी आपका तैयार हो पाएगा। और कल भी हमने आपको समझाया था कि चूंकि अगर एग्जाम 2 दिन हो गया, इन केस अगर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आयोग ने ऐसा नहीं कहा, कोई नोटिस नहीं जारी किया, लेकिन अगर हो गया तो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा रेडी करने पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करिएगा, इस बार मेहनत आपको ज्यादा करनी है। हो सकता है 1 साल से ऊपर का करंट अफेयर्स पूछ ले इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार लगभग 2 दिन होगा एग्जाम, तो 62 प्रश्न के ऊपर पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में दूरदर्शन ने अपना कौन सा वर्षगांठ या स्थापना वर्ष मना रहा है वो, ठीक है। तो 63वां, 64वां, 65वां या 66वां। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट। तो वर्ष 2024 में दूरदर्शन अपना 65वां वर्षगांठ मना रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और 15 सितंबर 1959 यानी कि जो है 1959 को दूरदर्शन के द्वारा पहली बार क्या हुआ था, टेलीविजन प्रसारण किया गया था, याद रखिएगा। उद्घाटनकर्ता उस समय कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अलावा सन 1982 में 1982 में दूरदर्शन द्वारा रंगीन प्रसारण की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और आई थिंक जो है इंदिरा गांधी जी जो है स्वतंत्रता दिवस पर अपना उद्बोधन दे रही थी। उसके बाद फिर एशियाई खेल हुए थे, उसमें उसके दौरान भी फिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी उस समय, जिसकी शुरुआत जो है रंगीन प्रसारण की मद्रास से हुई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया भाई साहब, बताओ फटाफट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, लखनऊ में, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में बेसिकली भी क्या हुआ है, संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटनकर्ता कौन है, आपके उपराष्ट्रपति हैं। और अब आप कहेंगे कि सर उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, पता ही होगा आपको, ठीक। अब अगर बात राष्ट्रपति जी की आ गई है, उपराष्ट्रपति जी की आ रही है, तो आपके लिए टास्क नंबर पहला है आज आपके लिए कि आप लोग क्या करिएगा, राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको डिटेल्स में क्या करना है, पढ़ लेना है। यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब पॉलिटी आप लोग पढ़ते हो तो पॉलिटी ये नहीं कि लक्ष्मीकांत में जैसा दिया गया या परीक्षा वाणी में जैसा दिया गया आपको वैसे पढ़ना है, नहीं।
आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपैरिजन करके पढ़ना है। अगर नहीं पता है भाई साहब तो समझ लो थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। जो केंद्र सरकार है, ठीक है, और जो राज्य सरकार है, दोनों में क्या होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि केंद्र में पहला उच्च सदन कौन सा होता है, बताओ फटाफट, उच्च सदन कौन सा होता है, लोकसभा या राज्यसभा? अधिकतर लोग उच्च सदन ही नहीं जान पाएंगे उच्च सदन कौन सा होता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि उच्च सदन लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है। बहुत आसान है, लेकिन देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो देखो, तो जब यहां पर लोकसभा पढ़ोगे, ठीक है, क्या लोकसभा पढ़ोगे, तो यहां पर आप क्या पढ़ोगे, यहां पर फिर आप पढ़ोगे विधानसभा। क्या पढ़ोगे, विधानसभा पढ़ोगे। दोनों सिमिलर चलेंगे। जब यहां पर आप राज्यसभा पढ़ोगे पॉलिटी में, तो इसी के साथ में आपको चैप्टर क्या पढ़ लेना है, इसी के साथ में आपको पढ़ लेना है विधान परिषद। क्या पढ़ लेना है, विधान परिषद। यह नहीं कि कोई और चैप्टर पढ़ो। जब आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो क्या होगा, चीजें आसान होंगी। इसके अलावा जब आप यहां पर राष्ट्रपति को पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक, कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि जब आप केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़िएगा तो राज्य सूचना आयोग को पढ़ लीजिएगा। जब आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट को पढ़िएगा तो आप यहां पर हाई कोर्ट को पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आप चीजों को करिएगा तो आप पाएंगे कि पॉलिटी आपके एकदम हाथ में आ जाएगी। ये नहीं कि राष्ट्रपति पढ़ लो उसके बाद फिर वो पढ़ लो। फिर जब यहां पर आप पीएम को पढ़ोगे, यानी कि प्रधानमंत्री को पढ़ोगे, तो यहां पर सीएम को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करती है, सिमिलर रूप से काम करती है, दोनों में समानता होती है। और कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पॉलिटी अब आपको इसी तरीके से पढ़नी है। ये नहीं कि लोकसभा के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आ गया तो उस चैप्टर को पढ़ने लगे, नहीं, कंपैरिजन करके पढ़ना है आपको, ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो भैया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती हैं, कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं, ये आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो वहां पर आप मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट बना लेना, प्लस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट बना लेना कि कोई भी संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति होता है उसकी नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है, ठीक है, उसके वेतन और भत्ते कहां से आते हैं, किस आर्टिकल से आते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी है। कई बार क्वेरीज आती हैं कि सर पॉलिटी में कैसे पढ़ें, सर क्या क्या पढ़ें। तो कोई भी संवैधानिक पद होता है, सबसे पहले उसकी नियुक्ति क्या होती है, उसकी अहर्ताएं क्या होती हैं, उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके कौन कौन से प्रमुख उसके क्या कहते हैं कार्य हैं, उसके वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं। ये 4 5 6 बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो है आपको चीजों को तैयार करना है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल भी आपको इसी प्रकार से याद करने हैं। ये नहीं कि सारे आर्टिकल्स आप याद करने लग गए, नहीं, इसे जो मैंने शब्द अभी बोले हैं ये पढ़ते जाइएगा और इनका संबंध किस आर्टिकल से अर्थात किस अनुच्छेद से है, उन्हीं को आपको क्या करना है, रेडी करते हुए चला जाना है, ठीक है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में भेजे में जा रही भाई साहब, या दिमाग मैसेज पे लगा हुआ है? सुन लो कान खोल करके, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाओगे, ठीक है। इतनी बातें बकबक कोई करता नहीं करंट अफेयर्स की क्लास में, जितना मैं आपको बताता रहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि खाली वीडियो आप करंट अफेयर्स का देखो। मेरे कहने का मतलब बस इतना होता है कि करंट का जब वीडियो मेरा आप देखो तो उसके साथ साथ में जो भी पूरी का पूरा जो पेपर का एनालिसिस है वो आपका होता रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मेरा ध्येय है आपका सिलेक्शन दिलाना, ये मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। मेरा लक्ष्य लेकिन है कि आपका सिलेक्शन दिलाना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस करंट पर नहीं रहता है, बल्कि आपके सभी सेक्शन पर रहता है कि कहां कहां से कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अपनी टास्क वाली जो कॉपी आपने बनाया होगा वहां पर नोट करो। नोट कर लोगे तो भला हो जाएगा, अधिकारी बन जाओगे, 2 पैसे के आदमी बन जाओगे, सब मिल जाएगा। नहीं बात सुनोगे, इग्नोर करोगे तो कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो एक बार कमेंट आ गया था कहावत कहने पर। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फिर कोई भी व्यक्ति जो है आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। जिसके साथ जो है फेरी लेने की सोचते रहोगे ना भाई साहब, कि जाएंगे और वहां पर घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, वो भी चला जाएगा। कामयाबी एक ऐसी चीज होती है ना जो सबको भाती है, ठीक है। इसलिए जिसके साथ सपने सजो रहे होगे, जिसके साथ सपने देख रहे होगे, वो व्यक्ति भी आपका तभी साथ देता है जब कहीं ना कहीं आप कुछ काबिल बनते हो। ये दुनिया की रीति इतिहास है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी असफलताओं में आपका साथ देते हैं, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, अदरवाइज कोई मिलता उलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भैया जी लोग आल्सो मेल फीमेल दोनों लोग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज दोनों पर यह अप्लाई होता है कि आप अभी अपने ऊपर फोकस करें। आपकी अपनी जिम्मेदारी, अभी आपका अपना धर्म क्या है,
अगर मैं आपसे पूछूं आपका धर्म क्या है, तो आपको हिंदू नहीं कहना, मुस्लिम नहीं कहना, सिख नहीं कहना, ईसाई नहीं कहना, आप कहोगे मेरा धर्म क्या है, पढ़ाई करना। यानी कि जो आपका वर्तमान कर्म है वही आपका क्या है, धर्म है। तो आपका धर्म क्या है, पढ़ाई करना। ठीक, माता पिता का कर्म क्या है, धर्म क्या है, वो आपकी जो है आपकी चीजों को जो है सेटल करना, कि भाई पैसा देना, आपका भरण पोषण करना, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको संस्कार देना, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका धर्म है। ठीक है, मेरा धर्म क्या है, आपको पढ़ाना, आपको सारी चीजों से अवगत कराना। ठीक है, चलो, तो ये भैया आपको चीजें हो गई। यानी कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। मुंबई में इसका जो है संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, 15 सितंबर 2024 को किया गया है। कई बार क्या होता है, डेट आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी प्रदान की गई, कहां पर, तो मैक्सिको। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं, तो हाल ही में मैक्सिको के द्वारा न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जहां पर आपको लगे कि मेरी बातें फालतू हो रही हैं, आपको लगे कि हो सकता है ज्यादा कुछ समझा रहे हैं, आप क्या काम करना, वीडियो को थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा देना, या वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेना। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सारी बातें मेरी सुनो, आप चाहो तो सिर्फ काम की बातें करंट की सुन सकते हो। व्यवहारिक बातें सुनोगे तो आपके जीवन में काम आएंगी, नहीं सुनना चाहते हो तो आप उसको आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलो मैक्सिको के बारे में, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और इसकी स्थलीय सीमाएं बेसिकली उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला व बेलीज से लगती हैं। अब ये पॉइंट मैंने लिखा, अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि आप मैक्सिको के मैप को देखो और देखो कि क्या भाई जो मैंने कहा है, बातें आपसे कही हैं, क्या वो सही हैं। मैंने कहा कि इसकी सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, तो देखो मैक्सिको के उत्तर में क्या यूनाइटेड स्टेट है, हाँ दिख रहा है साफ सामने, इसको डिनोट कर लो फट से। ठीक, इसके अलावा कौन कौन से क्या कहते हैं महासागर से कौन कौन सी सीमाएं कहां से, जैसे पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये सब चीजें आप देख लो, इसके आसपास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। कई बार मैपिंग से प्रश्न पूछ लेता है कि इसके स्थलीय सीमाएं इसकी कौन कौन सी हैं, इसकी समुद्री सीमाएं किस किस से लगती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलो, और जो मैक्सिको है बेसिकली ये रिंग ऑफ फायर में स्थित एक देश है। कहां पर, रिंग ऑफ फायर, क्या, रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया होता है बेसिकली इसमें क्या है, रिंग ऑफ फायर में स्थित जो देश होते हैं वहां पर क्या है, बेसिकली भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसे घटनाएं क्या होती है, बहुत घटित होती है। जैसे जापान रिंग ऑफ फायर का एक देश है, मैक्सिको रिंग ऑफ फायर का देश है, यहां पर बहुत सारे तूफान, ज्वालामुखी वगैरह आते रहते हैं। बाकी रिंग ऑफ फायर को आप डिटेल्स में एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि हमने आपको बताया भी है, लेकिन रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से स्थित देश हैं, टास्क नंबर 2 ये मैंने ऑलरेडी पहले तो दिया है, लेकिन फिर से देख लो कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से स्थित देश हैं, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, और रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैक्सिको का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है, पिकोडी ओइजाबा है, और यहां पर जो मरुस्थल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोनोरन मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ वहां का ऊंचा पर्वत सबसे कौन सा है, वहां पर मरुस्थल कौन सा पाया जाता है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रपति कौन से हैं, और अन्य संबंधित घटनाएं आप वहां से पूछी जा सकती हैं आपसे। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मौसम मिशन या मौसम मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब देखो ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप प्रश्न को थोड़ा पकड़ने की कोशिश क्या करो कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूछा है कि कोई योजना लॉन्च होती है, कई बार योजना जो लॉन्च हुई होती है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई होती है, शुरुआत की गई होती है, उस मंत्रालय का नाम पूछता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स रेडी करो, कोई भी पोर्टल हो, कोई भी योजना हो, किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है वो मंत्रालय का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो बताना है आपको बेसिकली जो मौसम मिशन की शुरुआत हुई है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बताओ फटाफट। तो इसका सही उत्तर होगा भैया जी लोग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई है। और मिशन का उद्देश्य क्या है भाई साहब, तो मिशन का उद्देश्य है देश में मौसम और जलवायु निगरानी, मेधा प्रतिमान और भविष्यवाणी में वृद्धि कर बेहतर, अधिक उपयोगी, अचूक और समय से सेवा प्रदान करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो क्रिप्टो करेंसी होती है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है आपके एग्जाम के लिए भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं
कि जाभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? बताओ, अमेरिका है, जापान है, चीन है या भारत है? तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या कहोगे कि भैया जापान या अमेरिका हो सकता है या जापान हो सकता है, लेकिन नहीं, क्रिप्टो करेंसी के मामले में अपनाने में भारत आपका सुंदर सा देश वो सबसे आगे है। और अगर बात क्रिप्टो करेंसी की होती है, किसकी? क्रिप्टो करेंसी की होती है, तो यह भी आपके एग्जाम के लिए, खासकर मेंस के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत लगातार दूसरी बार क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक डिजिटल मुद्रा होती है, डिजिटल करेंसी होती है, आभासी मुद्रा होती है, और जिस पर सरकार का नियंत्रण कोई खास या किसी संगठन का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इस मामले में भारत क्या है, आगे है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो ये इसको आप टास्क के रूप में नोट कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, आगे जो है क्रिप्टो करेंसी का क्या स्कोप है, इसके बारे में मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने नोट्स को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत सबसे आगे है और लगातार दूसरे वर्ष क्या है, शीर्ष स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? या एक आभासी मुद्रा है और सरकारी संस्था का नियंत्रण इस पर नहीं होता है। और जैसे कि जो बिटकॉइन के बारे में आप लोग सुने होंगे, सबसे पहले बिटकॉइन ही आया था और बिटकॉइन को वर्ष 2009 में जो है इसका वो किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस जारी किया गया? किसके द्वारा? आईसीएआर द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, या फिर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आप पाओगे कि भैया क्योंकि महासागर ऊर्जा एटलस की बात हो रही है, तो देख लो, थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ कुछ लग रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप इसको बता सकते थे। ठीक है, रिस्क लेकर के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस को क्या किया गया है, जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में मौसम संबंधी ऊर्जा, जल विज्ञान संबंधी ऊर्जा यानी कि ज्वार, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लवण प्रवणता शामिल है। यानी कि इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दरअसल इसके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है, इस एटलस के माध्यम से। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ये जो हमने पढ़ा, इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, 1999, यानी कि वर्ष 1999 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना हुई थी। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चाओं में है, तो इसलिए। ठीक है, इसके अलावा और ये जो बेसिकली सूचना सेवा केंद्र है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक क्या है, स्वायत्त निकाय है। किसके अंतर्गत? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो ये जो एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस जो जारी किया गया है, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। ये बेसिकली किसके अंतर्गत कार्य करता है, जो है ये आपका जो है किसके अंतर्गत है, ये देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा कैमरॉन फर्स्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? अभी चर्चाओं में है, जिसका अमेरिका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के बाद। तो इस उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? ईरान, अमेरिका, भारत या फिर चीन? अब सिंपल सी बात है, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, दैट मींस अमेरिका तो इसका उत्तर होगा नहीं। भारत में भी चर्चाओं में नहीं रहा है तो यह भी नहीं होगा। चीन या ईरान में से कोई एक हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के द्वारा भी हाल ही में कैमरॉन फर्स्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जिसका अमेरिका विरोध कर रहा है, उसके मन में कुछ गलतफहमियां वगैरह हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही एज इट इज। उद्देश्य क्या है? कक्षीय कौशल प्रौद्योगिकी के लिए क्या करना है, उसके लिए कक्षीय कौशल प्रौद्योगिकी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का परीक्षण करना है। और इस उपग्रह को कैम 100 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ही क्या है, आसान है। और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे। बताओ फटाफट कि भैया हिंदी दिवस मनाया था कब, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 10 जनवरी? बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, मैं तो नहीं बताऊंगा, ये तो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, चलो
अब है आपके लिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न कि क्या बढ़ती हुई मानव की आवश्यकताएं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं? क्या करना है आपको? स्पष्ट करना है, विस्तार पूर्वक इसको समझाना है आपको। अब ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का है जो कि व्यवहारिक है आपके लिए। देखिए यूपीएससी पीसीएस में बहुत प्रकार के प्रश्न ऐसे होंगे, लगभग प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ग्रुप डिस्कशन करिए, लोगों से डिस्कशन करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, हर एंगल से चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो ये हुबहू इसका उत्तर किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या मनुष्य की अगर आवश्यकताएं बढ़ रही तो क्या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। मनुष्य की आवश्यकता मतलब क्या? जैसे उसको घर चाहिए, गांव में घर है लेकिन शहर में घर चाहिए। अब शहर में घर बनाने आएगा तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, कोई खेती वाली जमीन जो होगी वहां पर घर बनाएगा। तो अगर किसी कृषि वाली भूमि पर अगर व्यक्ति घर बनाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो कृषि वाली खेती है उसका उपयोग कर लेगा, तो दिक्कत होगी वहां पर। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या काम करेगा? या तो फिर वो किसी जंगल को काटेगा या फिर किसी पेड़ को काटेगा, फिर उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, फिर सड़क बनाएगा। ठीक है, धरती जो क्या हो जाएगी? कंक्रीट से भर जाएगी, फिर बहुत सारी चीजें वहां पर होंगी, फिर इंडस्ट्री लगेगी, दुकानें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है विकास करना चाहिए। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है भाई, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपने आप में कोई अस्थायी क्या है अस्थायी जो है सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं, एक न एक दिन बाद तो सारी चीजें खत्म ही हो जानी, फिर क्या कीजिएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं उसके अनुरूप कहा जाता है कि अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में हमें जो है प्रगति करनी पड़ेगी, विकास करना पड़ेगा, यानी कि धारणीय विकास हमें उसी के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बात करते हैं तो एसडीजी गोल्स, क्या एसडीजी गोल्स जो कि कितने हैं भाई साहब? 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स आप लोग क्या करिएगा? रट लीजिएगा। 17 गोल में से एक ना एक गोल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आप टास्क में क्या करिएगा? शामिल कर लीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, नोट कर लो, प्लीज इग्नोर मत करो। एसडीजी गोल्स 17 गोल्स बताए गए हैं। 17 गोल्स में से एक ना एक गोल्स आपसे पूछ लेता है, रट डालना है इसको। ठीक है, एक प्रश्न मिल जाएगा आपको। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए और प्लीज लाइक करने से मत जो है चूका करिए, लाइक कर दिया करिए। आपके लिए मैं जो है हमेशा तत्पर रहता हूं, आपके सिलेक्शन के लिए मेरी जो है चीजें आपके साथ हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जाकर के अपने क्वेरीज को कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।